हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। और नीट में ऑलमोस्ट हर साल 2 या 3 क्वेश्चंस इस पर जरूर आते हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और पूरी डीप में हम जाएंगे। चैप्टर में आपको मैं डीपीपी भी दूंगा और पीडीएफ भी मिलेगा आपको, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ताकि अगर आपको कुछ छूट गया है तो आप उसको देख करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको सेव भी कर सकते हैं मोबाइल में, इसका पीडीएफ। तो आपको लिखने से भी छुटकारा मिल जाएगा। बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आप रफ कॉपी में लिखते जाइएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 वर्ड शामिल हैं, कौन कौन से? एक इलेक्ट्रो और एक स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो लिया गया है इलेक्ट्रॉन से। कहाँ से लिया गया है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज। दूसरा जो वर्ड है वो है स्टैटिक्स। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है वो जो मोशन ना करे या वो जो रुका हुआ रहे। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज और रेस्ट यानी रेस्ट चार्ज की हम बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो चार्ज कैसा होना चाहिए? रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। रेस्ट कंडीशन का मतलब वो चार्ज रुका हुआ होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम रुके हुए यानी कि रेस्ट, स्टैटिक्स की हम बात क्यों कर रहे हैं? तो चार्ज जो होता है वो रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है और मूविंग कंडीशन में भी हो सकता है। जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी कि जब वो मोशन नहीं करता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जब चार्ज मोशन करने लग जाएगा, अपनी जगह से गति करेगा, मूव करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, घूमेगा, ऑसिलेट करेगा, कहीं पर भी, बस वो रुका हुआ ना रहे। रुका हुआ नहीं रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देगा और मैग्नेटिक फील्ड भी देगा। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं, हमें और फील्ड से मतलब नहीं है, हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए आप क्या पढ़ोगे? इसके लिए आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट। और जब चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। राइट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्ज एट रेस्ट। और चार्ज जब मोशन में आ जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन सब की स्टडी किसमें होगी? इन सब की स्टडी मिला करके कहलाई जाएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स रेस्ट चार्ज, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। अब सवाल ये उठता है कि चार्ज क्या होता है? रेस्ट तो हम जानते हैं क्या होता है। रेस्ट का मतलब रुका हुआ, रुकी हुई कार, रुकी हुई ट्रेन, रुका हुआ आदमी। चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या है? चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? तो देखो, चार्ज तुम्हें कुछ अलग से दिखाई नहीं देगा। चार्ज केवल एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। आप कहोगे सर प्रॉपर्टी का मतलब? प्रॉपर्टी का मतलब गुण। तो ये कौन सा गुण होगा भैया? ये क्या दिखाएगा हमें? चार्ज एक वो प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से वो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज इज द प्रॉपर्टी विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की वजह से आएगा
जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। और मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी वजह से आएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज की वजह से आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड रुके हुए चार्ज से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज से आएगा। तो चार्ज की वजह से ही दोनों फील्ड आएंगे। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है। इसका मतलब अगर एक पार्टिकल है आपके पास में और आप देख रहे हो कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, ये सारे के सारे फील्ड इस पार्टिकल के चारों तरफ अगर हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये पार्टिकल क्या होगा? चार्ज होगा। और अगर ये पार्टिकल चार्ज नहीं है तो इसके चारों तरफ और कोई फील्ड हो सकता है, जैसे कि ग्रेविटी हो सकती है, लेकिन इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो किसी भी हालत में नहीं होगा। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। कब? जब ये पार्टिकल चार्ज नहीं है। यानी अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। और चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल या कोई बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करता है, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ते जाएंगे। सो चार्ज सिंपली अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब ये, जैसे कि ये कोई स्फीयर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज यानी कि इसके गुण में आप क्या क्या शामिल कर सकते हो? तो आप कहोगे सर ये छोटा है या बड़ा है, ये पता लगेगा रेडियस से। इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा, ठीक है ना। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी भी होगी, और वो क्या होगी? चार्ज। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब आएगी? ये प्रॉपर्टी तब आएगी जब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा तो चार्ज वाली प्रॉपर्टी तो इसमें शामिल नहीं होगी। तो बोलो मेरे साथ, चार्ज क्या होता है? चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज की एक डेफिनेशन और भी होती है। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू विच, जिसकी वजह से बॉडी या फिर पार्टिकल, यानी कि कोई बड़ी वस्तु या छोटा सा कोई कण एक्सपीरियंस करे, एक्सपीरियंसेस यानी कि महसूस करे। क्या महसूस करे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे मान लो आप ये बोलते हो कि आपने सुना भी होगा, सब जानते हैं कि अर्थ और मून के बीच में कौन सा फोर्स है? सबको पता है, अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन कभी आपने इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात सुनी है क्या? नहीं। यानी कि इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं होता, ना ही कोई इनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स होता है। अर्थ और मून एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली कोई फोर्स नहीं लगाते। इसका मतलब अर्थ के पास में भी कोई चार्ज नहीं है और मून के पास में भी कोई चार्ज नहीं है। अगर इनके पास चार्ज होते तो इन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता। तो चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ग्रेविटी के लिए हमें चार्ज की जरूरत नहीं है। तो कौन कौन से फोर्स के लिए आपको चार्ज की जरूरत है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फोर्स के लिए कहीं ना कहीं चार्ज होना जरूरी है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कहीं भी चार्ज की जरूरत नहीं है।
ग्रेविटेशनल फोर्स बिना चार्ज के भी लगेगा, लेकिन ये दोनों फोर्स तभी लगेंगे जब पार्टिकल के पास में चार्ज होगा। इसका मतलब चार्ज है तो ही इलेक्ट्रिक फोर्स है और तो ही मैग्नेटिक फोर्स है। चार्ज नहीं है तो ना तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है और ना ही कोई मैग्नेटिक फोर्स है। तो यहां तक समझ में आ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अभी तक की जो हम पढ़ रहे हैं उस स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ। आगे और भी टॉपिक्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से होंगे वो हम देखते जाएंगे। पहले हम बात करते हैं कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। वैसे अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपको केवल चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज ही मिलती हैं, लेकिन हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहाँ पर जिन पर क्वेश्चंस नीट में आ भी चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, सबसे पहले बेसिक बात तो आप ये बात जान ही लीजिए कि चार्ज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लोगे, यानी कि आप किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दोगे। नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब आप उस बॉडी के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दोगे। तो चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए गए हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड करोगे तो बहुतायत हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने लगेंगे, एक्सेस में हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे तो उसे कहा जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 2 तरह के चार्ज होंगे, ठीक है। कौन कौन से चार्ज होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स हट जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे। कितना आएगा ये अभी देखते हैं। उससे पहले हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है? तो इलेक्ट्रॉन के पास में जो चार्ज होता है वो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और इसका नेचर नेगेटिव होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये नेचर ने है जो हमें चार्ज दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वो बराबर है, मतलब दोनों पर चार्ज इक्वल है, कोई ना छोटा है ना बड़ा है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक पर चार्ज नेगेटिव है और एक पर चार्ज पॉजिटिव है। ऐसा जो क्लासिफिकेशन है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। इलेक्ट्रॉन को खुद नहीं पता है कि उसका चार्ज नेगेटिव है, प्रोटॉन को खुद नहीं पता है कि उसका चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जैसा बोला अब उसी को हम फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज माना जाएगा, प्रोटॉन को पॉजिटिव। तीसरी बात, चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आएगा। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली।
तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, इसे चार्ज पॉजिटिव भी आएगा क्या? तो उसका जवाब यहाँ पे लिख ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आप रिमूव कर दोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दोगे तो नेगेटिव आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। ठीक है ना? तो चार्ज कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आएगा। तो अगर आपके पास में कोई स्फीयर है या कोई बॉडी है, ठीक है ना, और इसमें से आपने इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया है, इलेक्ट्रॉन्स को आपने इसमें से रिमूव कर दिया है, ये आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज था? नेगेटिव। तो जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें रिमूव कर दिया, या फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया, कहीं और से लेके आए हैं आप, तो अगर बेसिकली बात देखी जाए यहाँ पर, तो ट्रांसफर किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। और इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे किया है? आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम पड़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम हो गया, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे। यहां पर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसमें बढ़ गया है। नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए अब ये बॉडी कैसी कहलाएगी? नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आएगा और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही आएगा। बस आपको देखना ये है कि आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं या आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। सो चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। कंफ्यूज करने के लिए कई बार वो आपको अल्फा पार्टिकल देगा, कई बार आपको वो प्रोटॉन बोल देगा कि मैंने प्रोटॉन ऐड कर दिए हैं, या वो बोलेगा मैंने बीटा पार्टिकल्स को ऐड कर दिया है। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। राइट? यहां तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते, फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं कि चार्ज कितना आएगा। अब आपके पास में दो चॉइस है कि या तो आप n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें, अगर आपने n इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दिया है तो उस बॉडी पर जो चार्ज आएगा, जैसा कि हम देख चुके हैं पहले, इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने पर चार्ज नेगेटिव आता है और इलेक्ट्रॉन के निकलने पर यानी कि रिमूव करने पर चार्ज पॉजिटिव आता है। देखिए आप, इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने पर चार्ज नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं तो इस बॉडी पर चार्ज n इलेक्ट्रॉन्स को लाए आप और ऐड किया है, इसलिए माइनस n ही आ जाएगा। अगर आपने n इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है, आपने n इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया है, तो उस बॉडी पर जो चार्ज आएगा प्लस n ही आएगा। इसका मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी जगह आपको हमेशा 1.6 10 की पावर माइनस 19 लगाना है। अब प्लस या माइनस का साइन आप कैसे लगाएंगे? वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं लगाएंगे, वो आप इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या फिर इलेक्ट्रॉन के एडिशन के हिसाब से ही लगाएंगे। क्वेश्चन में आता है आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है तो आप पॉजिटिव साइन लें, अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है तो आप नेगेटिव साइन लें। तो प्लस और माइनस का जो साइन है इलेक्ट्रॉन के आगे नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन को देख करके लगेगा कि आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं या फिर आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है।
फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन कि अगर 4 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स are added to the body find out the charge। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा। सबसे पहला ध्यान आप इलेक्ट्रॉन की संख्या पे लगाओगे जो आपको यहाँ पर 4 इंटू 10⁵ दी है। दूसरा ध्यान आप लगाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है कि रिमूव किया है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को आपने ऐड किया है, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें नेगेटिव साइन लेना है। अब आप अपना फॉर्मूला यूज करोगे -NE, और n की जगह जो वैल्यू आपको दी है वो आप यहाँ पर रख दोगे, और e की जगह आपको हमेशा 1.6 10⁻⁻19 ही रखना है। अब ये नेगेटिव साइन चलता रहेगा, 6.4 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10⁻⁻19 और +5, तो ये -14 हो जाएगा। चार्ज आ जाएगा -6.4 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स को इसमें ऐड किया है। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर रिमूव करते तो पॉजिटिव साइन आता। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे यूज की है वो है कूलम की, तो इसको हम यहाँ पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से चार्ज की 3 यूनिट्स दी हैं, लेकिन नीट वगैरह में और भी यूनिट्स पूछी गई हैं। फिजिक्स में आप ध्यान रखिएगा इस चीज को कि एनसीईआरटी में दिया है वो तो सही है ही, साथ में एनसीईआरटी में कहीं पर भी कोई लाइन लिखी है तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर में हमें 3 यूनिट दी है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में चार्ज की और भी यूनिट यूज में आई है, इसलिए हम सारी यूनिट्स को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देयर आर 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के पास में सब मिलाकर के 5 यूनिट्स होती हैं। सबसे पहले एसआई यूनिट, जिसका पुराने जमाने में नाम एमकेएस हुआ करता था। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सीजीएस यूनिट, चार्ज की 2 सीजीएस यूनिट्स होती हैं, एक होती है ईएसयू और एक होती है ईएमयू। ईएसयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अगर हम काउंटिंग करें तो ये 1 नंबर हो गई, ये 2 नंबर हो गई, ये 3 नंबर हो गई। और 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होती हैं जिनको हम केमिस्ट्री में भी काम लेते हैं। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स जो चार्ज की होती हैं वो 2 होती हैं, तो नंबर 4 हो जाएगा एम्पियर आवर, इसको AH से दिखाते हैं, और 5th नंबर होता है फेराडे, फेराडे को F से दिखाते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट यूनिट्स ऑफ चार्ज। ये चार्ज की 5 अलग अलग यूनिट्स हैं। कौन कौन सी हैं? कूलम, ईएसयू, ईएमयू, एम्पियर आवर और फेराडे। एक सीजीएस यूनिट है, सॉरी एक एसआई यूनिट है, 2 सीजीएस यूनिट है और 2 प्रैक्टिकल यूनिट्स, राइट। सो चार्ज हैज 5 डिफरेंट यूनिट्स।